तो अरुण राजभर सुभाषपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। अरुण जी, मेरा सवाल कि एक तरफ विपक्ष 2024 से पहले बीजेपी को रोकने की एनडीए को रोकने की पूरी तैयारी कर रही है और अब आप एनडीए के पार्ट हो गए हैं, तो आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से एनडीए की लड़ाई से बहुत दूर दूर तक खड़ा हो गया और जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और बाकी जो सहयोगी साथी खड़े हुए हैं और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, जो विकास की गति पकड़ रही है, उसको रोकने के लिए जिनके पास 500 वोट नहीं है, जो अपने लोकसभा में 500 वोट कभी पाया नहीं है, न किसी को दिलाने की क्षमता है, वो भी विपक्षी एकता में शामिल हो रहा है। तो ये सिर्फ डर का एकता बन रहा है कि कोई सीबीआई से डर रहा है, कोई ईडी से डर रहा है, कोई किस काम से डर रहा है। तो जो डरे हुए लोग हैं वही इकट्ठा होकर के इस देश में एक नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का जो एक योजना बना रहे हैं, इस देश की जनता इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके विश्व के पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी छोटे छोटे संज्ञान में समस्या है उसको निदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में जो विकास की रफ्तार पकड़ रही है, इसको रोकने के लिए विपक्षी के पास अब कोई योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई उनके पास कार्यक्रम नहीं है। बस ये है, हाथ मिला रहे हैं लेकिन इनका दिल नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। अरुण जी, अगर सुभाषपा की बात कर ले तो पूर्वांचल में आप लोगों का पकड़ मजबूत माना जाता है, तो आप लोगों की पूर्वांचल को साधने की क्या कुछ स्ट्रेटजी है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ए टू जेड वर्ग को जोड़ने की जो आस्था रखती है और उसमें हर तबका, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की योजना है, उसको जन जन तक पहुंचाने का जो डिलीवरी हो रहा है। हमारे जो लोग, जैसे थाने पर होता है, तहसील पर, ब्लॉक पर जो लोगों को प्रताड़ित किया जाता है पूर्व की सरकारों में, जिन लोगों को ये लगा कि नहीं अभी भी मेरी सरकार है, मैं गुंडागर्दी कर लूंगा, मैं किसी की जमीन लूट लूंगा, मैं थाने पर हम इनको पैसा देकर ये कर लेंगे, अब वो चीज हो नहीं पाएगा। और प्रदेश में जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी हैं, कमजोर हैं, उपेक्षित हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके बीच में जाकर के जन जागरण अभियान चला रही है। आपने देखा होगा, हमने सावधान यात्रा चलाया, पूरे 75 जिलों में हमने जनसभा किया, रैली किया, हमने छोटे छोटे चौपाल लगाया और पूरे प्रदेश में हमने भ्रमण करके बिहार के 16 जिलों में हमने सावधान रथ यात्रा को ले जाकर पटना के गांधी मैदान में हमने समापन किया। उसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता, 8000 कार्यकर्ता हर गांव में डेली जन चौपाल लगा करके जो सरकार की योजनाएं हैं, पार्टी की विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उनको जागरूकता कर रहे हैं। उसी तरीके से अब हम लोगों ने एक वंचित शोषित जन जागरण अभियान अब आगे अगले महीने से हम चलाने जा रहे हैं और वो गांव गांव तक जाकर के जन चौपाल के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश किया जाएगा और उसको भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। अब पूरे पूर्वांचल में अगर उठाकर देखेंगे तो न तो वहां सपा लड़ाई में रहेगी, ना बसपा लड़ाई में रहेगी, ना कांग्रेस, क्योंकि अब ये लोग लाख कोशिश कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने 70 साल तक सरकार में रह करके और कांग्रेस को समर्थन करके उत्तर प्रदेश सरकार भी चलाया है, लेकिन इन लोगों ने ना पिछड़ों को कुछ दे पाए हैं, ना दलितों को कुछ दे पाए हैं, ना अल्पसंख्यकों को दे पाए हैं। मैं तो कह रहा हूं, सपा बसपा 4 बार सरकार रही है, कितने अति पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को राजनीतिक भागीदारी दिया, ना उनके पास आंकड़ा है। 18% मुसलमान अकेले समाजवादी पार्टी को वोट देता है और 9% वाला मुख्यमंत्री बनता है और 1% भी मुसलमान को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। तो वो भी तो ये देख रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार अगर मुसलमानों को सशक्तिकरण के लिए, उनको शिक्षा की बेहतरी के लिए, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए, अगर जैसे 5 लाख की बीमा अगर सरकारी मिल रही है, उसका भी तो वो लाभ मिल रहा है। सबसे ज्यादा आवास के पात्र में मुसलमान हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े दलित आदिवासी आवास के पात्र बन रहे हैं। तो ये पहले नहीं होते थे, पहले पैसा देकर के आवाज दूसरे को दिया जाता था। तो अब बदलाव बहुत आया है और जनता इन सब चीजों को देखते हुए बड़ी मजबूती से विकास की योजनाओं का सवाल मेरा ये कि आप इससे पहले जिन शर्तों पर आप अलग हुए थे बीजेपी से या एनडीए से, क्या उन्हीं शर्तों के साथ अब आपकी शुरुआत होगी?
देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की लड़ाई जो 2002 में शुरू हुई थी, 20 सालों से मैं यह कह रहा हूं कि हमारे समाज के लोग कमजोर हैं, उपेक्षित हैं और इनको सरकारी लाभ नहीं मिलते हैं, ना इनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है। आज तो कम से कम देश के माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े, दलित, आदिवासी पर चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा कि जब आदिवासी समाज को देश का राष्ट्रपति बनाने का फैसला माननीय प्रधानमंत्री ने किया तो सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने खुल करके उत्तर प्रदेश में आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति के समय वोट देने का काम किया। तो हमने तो हमेशा से जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो सोच थी कि समाज के अंतिम कतार के लोगों को विकास के रास्ते से जोड़ने के लिए अगर कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो उसके लिए उठाना चाहिए, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी इस पे निर्णय ले लिया है कि आने वाले समयों में जो भी फैसला लेना होगा, चाहे वो भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने का हो, चाहे वो गरीबों का निःशुल्क इलाज कराने का हो, और चाहे जो बिल जा रही है गरीबों के पास, बिजली का बिल बिना इस्तेमाल किए जा रहा है, जहां जहां हमारे पास ऐसी समस्याएं आएंगी समय समय पर उसका निदान सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ करती रहेगी। बिल्कुल। अगर सीटों को लेकर बात किया जाए तो सीटों को लेकर कुछ बातचीत आपकी हुई होगी, क्योंकि कभी अभी एक तरफ विपक्ष, और ऐसा नहीं कि आपका सीटों को लेकर कहीं मनमुटाव हो जाए, क्या बातचीत कुछ हुई क्या? देखिए सारी चीजें जब बातें हो जाती हैं तो वो कुछ चीजें पब्लिक फोरम में नहीं रखी जाती हैं, कुछ चीजें कमरे में रहती हैं। जब वो उसके समय आते हैं, जब उसके वो समय आ जाता है तो उसको जनता के बीच में और आपके सामने उसको रख दी जाती है। ये सच है कि सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी को भी सीटें मिलेगी, हम पार्टी हमारी मिलकर एनडीए के साथ लड़ेगी। हमारा सीट का झगड़ा नहीं है, हमारा जीत का झगड़ा है कि जीत कैसे उत्तर प्रदेश और देश में हो। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बने, इसके लिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के पास जितनी क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी, पूरी ताकत हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के लोग मिलकर के उसको लगा करके एनडीए को सशक्त और मजबूत करने के लिए इसका प्रयास करेंगे। क्योंकि जब से हम एनडीए के साथ खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी, अन्य जितने भी विपक्षी दल हैं, इनके पास कोई भी अब एजेंडा नहीं बचा है सिर्फ प्रोपोगंडा के अलावा। उत्तर प्रदेश की जनता इनका प्रोपोगंडा सुनते सुनते पक चुकी है, इसीलिए 2017 में भी इनको हराई है, 2019 में भी इनको हराई है, 2022 में भी इनको हराई है, और आने वाले समय में देखिएगा। हम तो 2019 में इनके साथ नहीं थे, लेकिन 2024 में हम इनके साथ जब खड़े हो रहे हैं तो आप देखिएगा कि जहां जहां ये सीट हारे हुए थे, अब वहां जीत का आंकड़ा 80 छूने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। ये जो आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी का भी यही कहना है कि अभी दोनों मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं 80 सीटें लेकर आएंगे, तो क्या आप विपक्ष को कैसा आंक रहे हैं, कैसे विपक्ष को कहां खड़ा पा रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में 100% मार्क्स से तो कोई पास जल्दी होता नहीं है। क्या आप मानते हैं 100% मार्क्स लेकर आएंगे? देखिए हमारा लक्ष्य होता है, हर दल का अपना अपना लक्ष्य होता है। जैसे विपक्षी भी यही लक्ष्य बनाए है कि हमारी सरकार बन जाए और हम फिर से भ्रष्टाचार करने लगे, हम फिर से लूटपाट करने लगे। लेकिन देश और प्रदेश की जनता भी यह देख रही है कि जिन लोगों को हमने 70 वर्ष तक समय दिया था, उन्होंने देश के लिए क्या किया और हमारे खासतौर से पिछड़े और दलित आदिवासियों के लिए क्या किया। और माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप उठा के देखेंगे पिछले सरकारों ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दे पाए थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा भी दिया। नीट में पिछड़ों को आरक्षण भी नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीट में पिछड़ों को आरक्षण भी मिला। और देश में जो रोहिणी कमीशन बना, अलग अलग राज्यों में जो 27% आरक्षण है, जिनको लाभ नहीं पहुंच रहा था, उसको लाभ पहुंचाने के एक रोहिणी कमीशन भी बना दिया गया। अब तो दूसरी योजना बन रही, हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट इलाहाबाद की फैसला दिया है, एक नोटिस जारी किया है कि अब राजभर और भर जाति को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा में शामिल किया जाए, और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी सहमत हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी सहमत हैं। जब एक ही लक्ष्य विकास और समाज को आगे बढ़ाने का, तो दोनों जब विचार मिल चुके हैं तो विपक्ष कहां दूर दूर तक टिकेगा। विपक्ष दूर दूर तक लड़ाई में उत्तर प्रदेश और देश में नजर नहीं आएगा। नहीं, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आप समाज सुधारक की बात कर रहे हैं, एक टैलेंट के बेसिस पे दे दिया जाए, जो टैलेंटेड है वो ले जॉब, वो आरक्षण किस बात की? इसके बारे में मैं तो थोड़ा समझना चाहता हूं। जो टैलेंटेड हो, चाहे किसी भी वर्ग से आए। देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी 20 साल से यह बात कर रही है कि हर वर्ग में गरीब हैं।
गरीबी के आधार पर आरक्षण तय होनी चाहिए, और जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है उनको मजबूत करना चाहिए, और जिन लोगों को आर्थिक रूप से पहले मजबूत हो चुके हैं उनका आरक्षण कोटा कमजोरों को देना चाहिए। यह लड़ाई तो माननीय प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं, इसीलिए तो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। इसी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए हम हमेशा से प्रयास कर रहे हैं कि कमजोरों को सहारा बनाया जाए और उनको मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब आप देखते जाइएगा आगे आगे धीरे धीरे सारी चीजें अब रास्ते बनेंगे, मजबूत होंगे, हर वर्ग सशक्त बनेंगे। आपके ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बयान बहादुर टाइप के हैं, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों पर कैसे लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि अगर सही और सधी भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ तो वोट बैंक भी खिसकेंगे, लोगों का विश्वास और क्रेडिबिलिटी भी डाउन होने लगती है। कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं जो उस तरह का बोल करके वो चर्चा में आना चाहते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता हर एक बातों को बहुत गंभीरता से लेती है कि इस बातों का क्या मायने निकाला जाए, इस बातों का क्या होना चाहिए। तो जनता ही मालिक है, जज जनता है, फैसला जनता देती है, और समय समय पर जनता फैसला सुनाती जा रही है। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव, कितना भी हमको गाली दे, कितना ही हमारी बुराई बतियाए, समाजवादी पार्टी बुराई करे, कांग्रेस बुराई करे, अन्य विपक्षी पार्टी जितना बुराई करेंगे उतना ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए मजबूत होगा, और हम आंकड़े जो टारगेट रखे हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे टारगेट पूरे होंगे। तो इस बार क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? फिर एक टारगेट है, माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियों को पूरी तरीके से समाप्तवादी की तरफ पहुंचाना है। तो यही एक बयान मैं आपको याद दिला देता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था जब विपक्ष में थे, बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, आप बीजेपी में आ गए हैं, अब आप समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं, अब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को ही खत्म करना है, यानी वोट नहीं मिलेगी। अब कैसे विश्वास किया जाए? देखिए, जब चुनाव के दरमियान आदमी जाता है मैदान में तो सभी लोग अपने अपने तीर तर्कस निकालते हैं, और अपने अपने तरफ वोटरों को पाले में लाने के लिए बहुत सारे चीजें बोली जाती हैं। चुनाव खत्म, वो बातें खत्म, अब नई बातें शुरू हो गई हैं। अब उन पुरानों बातों पर चर्चा करने से ना हमारा फायदा है ना हमारा नुकसान है जी, और ना उस पर कोई जनता उस पर इंटरेस्ट है। तो जनता इंटरेस्ट आज कर रही है कि आज के जो कार्यक्रम बने हैं, आने वाले समय में आगे क्या कार्यक्रम है, हम विजन लेके चल रहे हैं, हम विकास का विजन लेके चल रहे हैं, हम सशक्तिकरण का विजन लेके चल रहे हैं। चुनाव में बातें की जाती हैं, इसी तरीके से बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते, तमाम तरीके के लोभ लुभावने वादे कर देते हैं, लेकिन अगर किसी तरीके से इन प्रकार जीत गए तो माननी को टार्च लेकर दिन में ढूंढिए, रात में ढूंढिए, पता ही नहीं चलता। तो फिर कैसे होगा ये बात? दोहरा पैरामीटर कैसे चली जाए? देखिए, मैं उनकी बात नहीं करता जो लोग इस पैरामीटर पर काम करते हैं, लेकिन हम जिस पैरामीटर पे काम करते हैं, अगर आप उठाकर देखेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता 24 घंटा जनता के सुख दुख में खड़ा रहता है। और हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी मंत्री गांव में जाने को तैयार नहीं है, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 24 घंटा गांव में जनता के बीच में, उनके बीच में खाना, उनके बीच में सोना, उनके दुख सुख में साथ रहना, ये काम हम करते हैं। इसीलिए तो जनसमर्थन हमारे साथ खड़ा हो रहा है, और आने वाले समयों में इसी जनसमर्थन को और बेहतर मजबूत करने के लिए आप देखिएगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक सशक्त नेता बनकर के उभर रहे हैं। बाकी सभी नेताओं को बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज से जुड़े और अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, और इसी के साथ बढ़ते खबरों में आगे।